ज़रा अपने मन में अपनी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम सोचिए। अब आप सोचिए क्या आप उसे रियल लाइफ में पाना चाहते हैं, और अगर आप उसे रियल लाइफ में भी पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, किस लिमिट तक जा सकते हैं। आप जो भी कर सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने सारी लिमिट पार कर दी। इस व्यक्ति ने एक एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने के लिए सीधे वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के प्रेसिडेंट यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट को ही गोलियां मार दी। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग था या फिर इसे सोचने समझने की शक्ति नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका आईक्यू एक एवरेज पर्सन से भी ऊपर था। एवरेज पर्सन का आईक्यू लगभग 110 मान लीजिए, तो उससे भी इसका आईक्यू ऊपर ही मान लीजिए। हम बात कर रहे हैं जॉन हिंकले जूनियर की। जूनियर सरनेम इसलिए क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब पिता का नाम भी सेम होता है तो पुत्र के नाम के आगे जूनियर लगा देते। मतलब इनके पिता का नाम भी जॉन हिंकले था, जिनकी अपनी एक ऑयल कंपनी थी, हिंकले ऑयल कंपनी। मतलब साफ है कि जॉन हिंकले जूनियर काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुकात रखते थे। उनके पिता की खुद की ऑयल कंपनी थी, मतलब कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत तो आई नहीं। आई क्यों इतना ज़्यादा तेज, तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को ही गोलियों से छलनी कर दिया। तो इसका एक रीज़न है, ये होती है एक मेंटल इलनेस जिसे कहते हैं सीज़ोफ्रीनिया। सीज़ोफ्रीनिया के रोगी ये अंतर नहीं कर पाते कि कौन सी दुनिया रियल है, मतलब कौन सी दुनिया टीवी की है या वर्चुअल है, और कौन सी दुनिया असल ज़िंदगी में चल रही है। उन्हें लगता है जो फिल्मों में देख रहे हैं, जो टीवी में देख रहे हैं, वही सच है, और वो उसका अंतर रियल लाइफ से कर नहीं पाते। सीज़ोफ्रीनिया किसी को है या नहीं ये पता लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेजेस में इसके कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति किसी अलग ही लेवल पे किसी हीरोइन को या किसी व्यक्ति के पीछे आइडल बना के बैठा होगा, और उसे अंतर ही नहीं पता होगा कि ये रियल लाइफ अलग है और जो रियल लाइफ अलग है। तो ऐसे व्यक्ति को सीज़ोफ्रीनिया हो सकता है। आसपास आपने शायद किसी व्यक्ति को देखा हो। तो 25-26 साल की उम्र में जूनियर ने जॉडी फॉस्टर की मूवी देखना चालू करा, और वो उनके लिए पूरी तरह से पागल हो गए। उन्होंने उनके एड्रेस पर चिट्ठी वगैरह भेजना चालू करा। पुराने ज़माने में ऐसी चिट्ठियाँ हुआ करती थी, 1970 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय चिट्ठियाँ वगैरह भेजा करते थे लोग एक्ट्रेस या एक्टर्स के घर पर। तो उन्होंने भी ऐसा चालू करा, लेकिन एक अलग ही लेवल पे। उन्होंने काफ़ी सारी चिट्ठियाँ लिखी, और उसके बाद उनका कहना था कि जॉडी फॉस्टर ने कभी उनका रिप्लाई नहीं दिया, ना वो कभी उनके उस चिट्ठियों से वो इम्प्रेस हो पाई। अब चिट्ठियाँ भेज भेज के भी जॉन हिंकले जूनियर फ्रस्ट्रेट हो जाते कि जॉडी फॉस्टर आखिर उनसे इम्प्रेस हो क्यों नहीं रही, और ऐसा वो क्या करे कि जॉडी फॉस्टर उनसे इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि वो उनके लिए पूरी तरह से पागल हो गए होते हैं। और वो एक म्यूज़िशियन भी होते हैं, सॉन्ग राइटर भी होते हैं, तो उन्होंने अपनी कलाकारी अपनी चिट्ठियों में भी दिखाई होती है। फिर भी जॉडी फॉस्टर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस बात से वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जॉडी फॉस्टर की एक मूवी रिलीज़ होती है, टैक्सी ड्राइवर। तो टैक्सी ड्राइवर की जो स्टोरी होती है, उसमें जो हीरो होता है उसे इंसोम्निया की बीमारी होती है। इंसोम्निया में मरीज रात को सो नहीं पाता, उसे रात को नींद नहीं आती है। तो वही हीरो को होता है, और वो टैक्सी चलाता है। टैक्सी चलाता है अपने जीविका अर्जन के लिए, लेकिन वो देखता है कि यह सिटी में बहुत ज़्यादा क्राइम है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो चालू करता है क्रिमिनल्स को मारना। वो एक रिवॉल्वर लेता है और बारी बारी से हर रात को क्रिमिनल्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, जब रियल लाइफ में हीरो क्रिमिनल्स को मारता था, तो रियल लाइफ में उसे क्रिमिनल्स को मारना था ना, उसने यूएस प्रेसिडेंट पर क्यों अटैक कर दिया गोलियों से? तो इस बात का जवाब भी मूवी से ही मिलेगा। तो टैक्सी ड्राइवर मूवी में जो यूएस प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है, वो भी एक तरह से क्रिमिनल दिखाया है, और उसके खिलाफ हीरो खड़ा होता है। और एंड में जाकर जब फाइट सीन वगैरह सब ख़त्म होते हैं, तो वो यूएस प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है उसे भी मार देता है, और वो हीरो बन जाता है। और जो मूवी में जॉडी फॉस्टर किरदार होता है, उसको इस तरीके की हरकत करते देख के वो उससे इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने यूएस प्रेसिडेंट का जो चुनाव लड़ रहा होता व्यक्ति उस तक को मार दिया और क्रिमिनल्स को मारता। तो मूवी की स्टोरी के हिसाब से जॉडी फॉस्टर उस हीरो से इम्प्रेस हो जाती है। हीरो का किरदार निभाया था रॉबर्ट डी नीरो ने।
वो वैसे ही अपने एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, जो कहानी को एकदम रियलिस्टिक परफॉर्म करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक्टिंग का भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और ऐसे मरीज को जिसे वैसी सीज़ोफ्रीनिया हो, उसके लिए तो वो एक कहानी एकदम रियल लाइफ बन गई। जॉन हिंक्सले जूनियर ने सिर्फ एक बात नोटिस करी कि यूएस प्रेसिडेंट को अगर मार दे तो जॉडी फॉस्टर रियल में इम्प्रेस हो जाएगी। उसने ये नहीं सोचा वो क्रिमिनल है कि नहीं है और स्टोरी लाइन क्या थी। उसने सोचा यूएस प्रेसिडेंट को मारना सबसे बड़ा काम है, उसे इम्प्रेस करने का और उसकी नज़र में आने का। तो जैसा कि आपने भी सुना होगा कि यूएस में हथियार ख़रीदना बहुत आसान रहता है, तो जॉन हिंकली जूनियर ने भी प्रेसिडेंट को शूट करने के लिए एक पिस्टल ख़रीदी .22 कैलिबर की, जिससे बुलेट निकलती है। .22 कैलिबर से मेरा मतलब जिसका मोर्टेलिटी रेट लगभग 61% है, मतलब 100 में से 60 लोगों की ही डेथ हो पाती है। तो इतनी हाई कैलिबर की वो बुलेट नहीं होती है। लेकिन उसने जो फर्स्ट बुलेट डलवाई थी, जो पहली गोली जो लगेगी वो एक्सप्लोड भी करेगी, वो फटेगी भी। लेकिन कोई हथियार ख़रीद ले इसका मतलब ये नहीं वो यूएस प्रेसिडेंट को शूट ही कर देगा। यूएस प्रेसिडेंट क्या, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को शूट करना इतना आसान नहीं, इतनी टाइट सिक्योरिटी में। तो 1981 में यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं रोनाल्ड रेगन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके होटल से बाहर आ रहे होते हैं, जनता को देखते हैं, खुश होते हैं, उनकी तरफ हाथ हिलाते हैं। उसी बीच जॉन हिंकले अपनी पिस्टल लेके रेडी होते हैं और वो उन पर फायर कर देते हैं। लेकिन पहली गोली उन्हें नहीं लगती, जिसे लगती है उसके माथे पर जाके वो एक्सप्लोड कर जाती है। जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ फर्स्ट गोली उसने एक्सप्लोड करने वाली ले रखी थी। लेकिन जॉन हिंकली जूनियर इतने में भी नहीं रुकता, उसे तो यूएस प्रेसिडेंट को मारने का भूत सवार था। वो उस पर लगातार फायर करता है। वो उसको तो लगता नहीं, कभी पुलिस वाले को लगता है, कोई खाली चला जाता है। आखिरकार रोनाल्ड रेगन को भी गोली लग ही जाती है। तो इस केस में जॉन हिंकली जूनियर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें कोर्ट में पेश कराया जाता है। आपको लग रहा होगा कि कोर्ट में सीधे उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश में जॉन हिंकले जूनियर को पकड़ लिया जाता है और उन्हें कोर्ट में पेश कराया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी इंजरीज से रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति था जिनको गोलियां लगी थी, उनमें से एक व्यक्ति कई सालों बाद मर जाता है, लेकिन उस समय वो जीवित था। और कोर्ट में जब पेश करते हैं और उसका मोटिव जानते हैं, तो जॉन हिंकले जूनियर से पता चलता है कि उसका मकसद तो एक्ट्रेस जॉडी फॉस्टर को इम्प्रेस करना था, और एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने के लिए किसी ने गोली चला दी। इससे ही पता चलता है इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को कोर्ट फांसी देने या किसी भी तरीके की सज़ा देने से मना कर देता है और उससे मानसिक इलाज के लिए भेज दिया जाता है। और गोली लगने के बाद प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के बीच वो एक हीरो के रूप में बन जाते हैं, क्योंकि जब भी किसी पर हमला होता है किसी के भी द्वारा, तो एक तरह से लोगों की सिंपैथी और एक तरह से वो हीरो बन ही जाता है लोगों की नज़रों के आगे, जो गोली खा लेता है। जॉन हिंकले जूनियर का जो इलाज कर रहे होते हैं उन डॉक्टरों का कहना है ये थोड़ा नार्सिसिस्ट भी है, इसे सीज़ोफ्रीनिया भी है और इसकी कई तरीके की पर्सनैलिटी भी डेवलप हो गई है, क्योंकि ये रील और रियल लाइफ में अंतर ही नहीं कर पाता है। नार्सिसिस्ट से मीनिंग होता है जो लोग खुद को कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, मतलब वो अपने आप को अच्छा मानते हैं कि वो किसी के भी सूटेबल मानते हैं। शायद ये भी वजह हो सकती है कि उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो जॉडी फॉस्टर को इम्प्रेस नहीं कर पाया, और वो सोच रहा था कि वो उसके काबिल तो है ही, लेकिन उसे क्या करना चाहिए वो स्टेप नहीं मिल रहा था। वो स्टेप मिला उसे टैक्सी ड्राइवर मूवी से। जॉन हिंकली जूनियर का केस देखकर काफ़ी क्रिमिनलों में आस जगी, क्योंकि वो भी अगर अपनी मेंटल इलनेस प्रूव करते तो उन्हें जेल में डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी या फिर कोई भयंकर सज़ा नहीं काटनी पड़ेगी। काफ़ी सालों तक जॉन हिंकले जूनियर का इलाज डॉक्टर एलिजाबेथ हॉस्पिटल में चलता रहा, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं दी गई। 2016 में उन्हें जब आज़ादी दी गई तो उन्हें कहा गया वो अपनी सिर्फ माँ के साथ ही रह सकते हैं और पूरे टाइम उन्हें अपनी माँ के साथ ही रहना होगा, और वो इंटरनेट पे भी कुछ गलत चीज़ें सर्च नहीं कर सकते। उनको अपनी ब्राउज़ हिस्ट्री सही रखनी होगी, कुछ गलत चीज़ें नहीं देख सकते, और जॉडी फॉस्टर की फैमिली से वो बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, ना रोनाल्ड रेगन की फैमिली से वो मिल सकते हैं। उन पर कई तरीके की बंदिशें लगा दी गई।
हालांकि 2 साल बाद उन पर लगी हुई सारी बंदिशें हटा दी गई, जब उन जज को भी लगा रिपोर्ट्स देख के कि अब यह खुद के लिए या किसी और व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं है, ना कोई ऐसा अटेम्प्ट करेंगे जिससे किसी की जान जाए। तो अब वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। उसके बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी चालू करा, उन्होंने अपना एक सॉन्ग भी लॉन्च करा है। आप उनका यूट्यूब चैनल जॉन हैंकली जूनियर भी देख सकते हैं। अब उन्हें अपने बैंड के लिए और मेंबर्स की भी तलाश